हेलो फ्रेंड्स, हम सब अपना पैसा बैंक्स में सेव करते हैं और ये बैंक्स हमें हमारी सेविंग्स पर इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं? आज के वीडियो में समझते हैं बैंक का बिजनेस मॉडल। सोचिए, बैंक्स आपके पैसा का क्या करते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि बैंक्स आपका पैसा ले, उसे एक बड़ी सी लॉकर में रख दें, लॉक लगा दें और कीज सेफ रख दें। ये तो फिल्मों में दिखाते हैं, असलियत में ऐसा नहीं होता। बैंक्स आपके पैसे का यूज करते हैं लोन देने के लिए, और जो इंटरेस्ट वो लोन पर चार्ज करते हैं वही उनका प्रॉफिट होता है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बैंक है, इस बैंक का सिर्फ एक कस्टमर है। आपने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किया और बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देती है। आजकल सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट 4% है। आपका 100 रुपए अब बैंक के पास है। बैंक ये 100 रुपए किसी और को दे देती है जो अपना घर खरीदना चाहता है, तो वो लोन ले लेता है। अब बैंक उस बोरोवर से 8% इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो आपका 100 रुपए उस दूसरे आदमी के पास चला गया। जब वो आदमी बैंक को 108 रुपए वापस करेगा, तो बैंक आपको 104 रुपए दे देगी और बैंक का प्रॉफिट होगा 4 रुपए। यही सिस्टम का बेसिक काम है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर बैंक ने वो 100 रुपए बोरोवर को दे दिया और आपको अपना 100 रुपए अर्जेंटली वापस चाहिए, तो क्या होगा? लेकिन अब बैंक के पास वो 100 रुपए नहीं है, क्योंकि वो लोन में दिया जा चुका है। या फिर अगर बोरोवर किसी वजह से लोन वापस न कर सके, तो आपका पैसा तो गया। ये सिचुएशंस बैंक्स के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। इसी वजह से आरबीआई ने एक रूल बनाया है, जितना पैसा डिपॉजिटर्स बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसका 4% बैंक को अपने पास कैश में रखना पड़ता है। इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और क्योंकि आरबीआई सब बैंक्स का बॉस है इंडिया में, ये डिसाइड करता है कि कैश रिजर्व रेशियो कितना होना चाहिए। ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। कुछ वक्त पहले ये 30-34% था और अभी ये 4% है। इसके अलावा एक और रूल है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। अभी ये आज 50% है। आरबीआई ये डायरेक्ट करता है कि बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का 1000% रिजर्व्स में रखें, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व्स या PSUs में इन्वेस्ट करके। तो इंडियन बैंक्स के लिए अगर 22% 4% प्लस 10% हटा दें, तो जो बचा हुआ डिपॉजिट है उसे बैंक लोन्स दे सकते हैं और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कमा के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि ये कोई बहुत बड़ा रेशियो तो नहीं है। तो अगर सभी डिपॉजिटर्स अपना पैसा एक ही टाइम पे निकालना चाहते हैं, तो बैंक फेल हो जाएगी। इसका नाम है बैंक रन। ये दुनिया के किसी भी बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियलिस्टिकली कोई भी बैंक अपने सारे डिपॉजिट्स कैश में नहीं रखता। तो डरने की बात नहीं, जब तक लोग किसी न्यूज से पैनिक ना करें और सब एक साथ विथड्रॉ ना करें। लेकिन अगर बैंक के पास कुछ बोरोवर्स ने बड़े लोन्स लिए और वो लोन बैड लोन्स बन गए, तो तब बैंक के पास डिपॉजिटर्स को देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। ये सिचुएशन पास में काफी बैंक्स के साथ हो चुकी है, जैसे PMC बैंक और यस बैंक के केस में। ऐसे सिचुएशंस में गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है ताकि सिस्टम कंट्रोल में रहे। इसी वजह से ऐसे केसेस में विथड्रॉवल लिमिट लगाई जा सकती है, जैसा कस्टमर्स के साथ हुआ था। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बैंक्स का मेजर इनकम सोर्स है इंटरेस्ट रेट डिफरेंस, जो इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिटर्स को पे करती है और जो इंटरेस्ट बोरोवर्स से लेती है, उसका फर्क ही बैंक का प्रॉफिट होता है। लेकिन कंट्रीज में जहां लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हैं, जैसे जर्मनी में हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 1% के आसपास है, तो बैंक्स फिर भी कैसे कमाती हैं? वेस्टर्न यूरोप में ऐसी सिचुएशंस में बैंक सेविंग अकाउंट्स पर भी इंटरेस्ट रेट कम कर देती हैं। काफी कंट्रीज में सेविंग अकाउंट्स पर इंटरेस्ट रेट 0.1% या 0% तक हो सकता है। यानी कि आपको बैंक में पैसा रखने पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए मंथली चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा बैंक्स के कुछ और भी इनकम सोर्सेज होते हैं। 1. फीस और कमीशंस। बैंक आपसे अलग अलग सर्विसेज के लिए फीस लेती है, जैसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर फीस या अलग सर्विसेज के चार्जेस। 2. इन्वेस्टमेंट्स। बैंक्स अपने डिपॉजिट्स को मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके भी प्रॉफिट जनरेट करती हैं। बैंक्स के मेजर एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा हिस्सा होता है उनके एम्प्लॉइज और मैनेजर्स की सैलरीज का, जो टोटल एक्सपेंसेस का 30-60% होता है। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक SBI और लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक HDFC। दिसंबर 2001 के फिगर्स के मुताबिक HDFC की वैल्यूएशन 8 ट्रिलियन रुपए के आसपास है और SBI की वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन रुपए के ऊपर है। इस टेबल में आप टॉप 5 बैंक्स का मार्केट शेयर देख सकते हैं, जिसमें डिपॉजिट्स और लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। SBI के लगभग 460 मिलियन कस्टमर्स हैं और HDFC के अराउंड 60 मिलियन कस्टमर्स। लेकिन SBI एक गवर्नमेंट बैंक है, जिसमें कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और सिटीजन्स के फायदे में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक्स जहां इन्वेस्ट करना चाहें कर सकती हैं। इसी वजह से प्राइवेट बैंक्स की वैल्यूएशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मुकाबले ज्यादा होती है। जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस का प्रॉफिट है, उसका टेक्निकल टर्म है नेट इंटरेस्ट इनकम, और इससे टोटल लोन से डिवाइड करके नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकाला जाता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। Q3 FY 2021 में SBI का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.34% था और HDFC का 4.2% था। इसका मतलब ये है कि HDFC थोड़ा ज्यादा
ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एक और इम्पोर्टेंट रेशियो है ग्रोस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स परसेंटेज, जो लोन्स बैंक ने दिए और जो बैड लोन्स बन चुके हैं। एसबीआई का ग्रोस एनपीए 4.77% है और एचडीएफसी का 1-12%, जो कि बेटर सिचुएशन है। प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस मॉडल का कंपैरिजन बस इसलिए था ताकि आप बैंक्स का बिजनेस मॉडल समझ सकें। तो दोस्तों, ये था इंडिया में बैंकिंग बिजनेस का मॉडल। अगर आप भी बैंकिंग बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप अपना प्राइवेट बैंक शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 5 अरब रुपए का इनिशियल कैपिटल लगता है और आरबीआई की परमिशन चाहिए होती है। अगर आपके पास कहीं 5 अरब रुपए रखा हो तो ट्राई कर सकते हैं। आप कमेंट्स में बताइए कि बिजनेस मॉडल सीरीज के अगले एपिसोड में आप किस बिजनेस मॉडल के बारे में समझना चाहेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।